स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। ये हमारा सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि किस तरीके से कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स क्या होते हैं और ट्रांसलेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, उनको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज को। हमने कंप्यूटर्स के बेसिक्स फंडामेंटल्स को समझ लिया है और आज यहाँ से हम ये स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज को। सी लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, सी लैंग्वेज को किसने बनाया था, मतलब कि कब ये डेवलप हुई थी, किसके लिए हुई थी, लेकिन आज हम हर जगह पर ये यूज करते हैं। जो भी हमारे एम्बेडेड डिवाइसेस होती हैं, छोटी छोटी जो एयर अप्लायंसेस होती है, वहां पर भी हम सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सी लैंग्वेज का फ्लो चार्ट देखेंगे, फ्लो चार्ट क्या होता है और उसके एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस होता है, और हम उसका सूडो कोड देखेंगे। सूडो कोड मतलब होता क्या है, क्योंकि जनरली होता नहीं कि हम एल्गोरिदम के बारे में बात करते हैं, फ्लो चार्ट के बारे में बात करते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है और उसका सूडो कोड क्या होता है। तो इन चीजों को हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे और ये लेक्चर काफी छोटा होने वाला है और काफी इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि हमारा ये सी लैंग्वेज का बेस डिमांड करता है कि कैसे कैसे हमारी ये सी लैंग्वेज डेवलप हुई। क्लियर है। और हर एक लेक्चर में एक खास बात और है जो हम आपको हर एक वीडियो लेक्चर में बताते हैं, वो ये है कि अगर आपको पता नहीं है कि डेनिस हिल्ची कौन थे, क्योंकि सी लैंग्वेज को जो डेवलप किए थे लिनक्स के लिए, तो वही किए थे। तो उनका हमने इमेज, क्योंकि हमने चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आपको पता है, अगर आप इसके पिछले भी लेक्चर में देखे हैं तो हमने वहां पर उनका इमेज भी ऐड कर रखा है। तो आपको इस डेनिस हिल्ची को याद करने की जरूरत है। अगर आपको इमेज चाहिए होगा तो वहां पर आपको बगल में देखने को मिल जाएगा उनका इमेज। ये उनका भी इमेज, चाहे और भी किसी अगर कंसेप्ट को अगर हमको एक्सप्लेन करना हुआ, क्योंकि इमेज से हमको काफी चीजें थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं, क्या है क्या नहीं है। तो हमने उनको इमेज को भी ऐड कर रखा है। क्लियर है। अगर आपको किसी भी चैप्टर से अगर रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहां से उसका पीडीएफ लिंक ले सकते हैं। पीडीएफ मतलब जो चीजें, काफी चीजें थोड़ी अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, जो एग्जाम में लिखने के लिए आपको काफी हेल्प करेंगी, क्योंकि थोड़ा डिटेल में लिखा गया है वहां पे। और हम स्लाइड में मतलब उतनी सारी चीजें लिख नहीं सकते हैं ना, तो वहां पर हमने अच्छी चीजें से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस चीज का जो हम अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आपको उसका स्लाइड नोट्स चाहिए तो वहां पे मिल जाएगा। और एक माइंड मैप एआई जनरेटेड है। और वहां पे हमने क्या किया हुआ है कि एक सिंपल पेज में आपको पूरे चैप्टर्स को हमने रिवाइज करने के लिए हमने बना दिया है, ताकि एग्जाम टाइम में आप उस एक सिंगल पेज से आप उसको पूरी तरीके से पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो फिर चलिए हम अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये हमारा सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज क्या होता है, सी लैंग्वेज के क्या फीचर्स होते हैं और कंसेप्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। इसमें हम फ्लो चार्ट के बारे में समझेंगे। इसमें केवल जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि फ्लो चार्ट्स क्या होता है, बट इसमें हम फ्लो चार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे हम। 2-3 प्रॉब्लम भी डिस्कशन करेंगे इसमें हम। और इसमें हम देखेंगे कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। और सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप उसे हम सॉल्व करते हैं, वो यह एक्चुअल कोड नहीं होता है, बट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो उसे हम सूडो कोड बोलते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुआ सी लैंग्वेज का। ये हमारा है हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज को डेवलप करने वाले हमारे जो साइंटिस्ट हैं डेनिस रिची हैं। ये कंप्यूटर साइंस जो अमेरिका की एक अमेरिका से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की है। तो इन्होंने क्या किया था, देखिए जो सी लैंग्वेज था, उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप क्यों कर रहे थे, क्योंकि इनको एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था। तो इन्होंने मेनली तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए ही सी लैंग्वेज को बना रहे थे। बाकी अब तो बहुत सारे जैसे एयर अप्लायंस हो गया, हर जगह पर सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जैसे छोटे छोटे जो एसी रिमोट होते हैं, उनमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है, वो सी लैंग्वेज में ही की जाती है। क्योंकि सी सी लैंग्वेज हमारा लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को के बिटवीन लाई करती है, और वो एग्जीक्यूशन उसका फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो इसलिए हम वहाँ पर सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बाकी हम आगे देखते हैं क्या है इसमें डिटेल्स। बाकी फादर ऑफ सी लैंग्वेज और यूनिक्स यही हैं हमारे डेनिस रिची। हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज क्या है, डेवलप्ड बाय द डेनिस रिची इन 1972। इसमें इन्होंने डेवलप किया था, और जो लेबोरेटरी थी ये बेल लेबोरेटरीज में इन्होंने इसे डेवलप किया था। ये स्टार्टिंग में कौन-कौन से लैंग्वेज थे? तो देखिए स्टार्टिंग में एल्गो लैंग्वेज था पहले-पहले, फिर उसके बाद आया बीसीपीएल आया,
तो यहाँ है बेसिक पीएल, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसके बाद आया बी लैंग्वेज। फिर उसके बाद आया ट्रेडिशन। ट्रेडिशन सी है, जो स्टार्टिंग में इन्होंने जो डेनिस रिची जो डेवलप किए थे, वो ट्रेडिशन सी था। उसके बाद वो धीरे धीरे अपग्रेड होता गया, KR&C, NC सी, फिर हुआ NC ISO सी, फिर आया C99। मतलब उसमें धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें होती गई, वो डेवलप होता गया, डेवलप होता गया, डेवलप होता गया। C99, उसके बाद देखिए जैसे स्टार्टिंग में जो था काफ़ी बेसिक था, फिर उसके बाद एडवांस होता गया। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो आया 2023 में, अभी है C23। इस टाइम पर जो हुआ, क्योंकि देखिए C99 का मतलब हुआ कि ये 1999 की है ये। और जैसे कि इसी प्रकार से अब ये क्या हुआ, C23 है ये। तो ये C23 क्या है, जो C 2023 में आई हुई थी, जो उसमें चेंजेस किए गए थे। तो इन्हीं को बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो अभी हम पढ़ेंगे ये है C23। तो चलिए इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है, मोर पावरफुल एंड एफिशिएंट। अभी आपने देखा ही है, सी लैंग्वेज को मेनली डेवलप टू क्रिएट अ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए हमने इससे पहले ही डिस्कशन किया कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए ही इसे हमने बनाया था। बाकी अब इसे हर जगह पर यूज़ किया जाता है। वाई सी इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए सी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जितने भी हमारे मॉडर्न जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++ हो गया, जावा है, पाइथन है और जावा स्क्रिप्ट है, ये सभी जितने भी लैंग्वेजेस हैं, ये सही सभी लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे सी लैंग्वेज से ही ये होकर के आए हुए हैं। क्योंकि जो स्टार्टिंग लैंग्वेजेस थी वो सी लैंग्वेज थी, तो सी लैंग्वेज से ही मॉडिफाई होकर के आए हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ऑपरेशन, जैसे कि ऑपरेटर हो गए, हमारे लूप्स हो गए, जितने भी इसमें होते हैं, जैसे सी लैंग्वेज में होते हैं, सेम कंसेप्ट हमारा C++ में होता है, सेम कंसेप्ट जावा में होता है, सेम कंसेप्ट पाइथन में होता है। बस छोटे छोटे कीवर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं बस। बाकी अगर लूप्स इसमें भी जिस तरीके से रन होता है उसमें भी वैसे ही रन होगा, जिसमें इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट, फंक्शन, लॉजिक, जितने सारे पॉइंटर्स, सब के सब टॉपिक्स, उनमें भी सिमिलर मैच करते हैं। बस कुछ कीवर्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जितना ज़्यादा अगर आप सी पढ़े हुए हैं, तो बाकी सभी लैंग्वेज में आप काफ़ी इजीली स्विच कर सकते हैं आसानी से। इसीलिए इसे बोला जाता है मदर ऑफ ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस। देखिए ना, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उन सब की इसे मदर कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप सी लैंग्वेज अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आप किसी भी लैंग्वेज में स्विच करेंगे तो आसानी से आपको वो सभी लैंग्वेजेस समझ में आने लगेंगी, क्योंकि ये काफ़ी इन्हीं से ही वो डिराइव हुई हैं कहीं ना कहीं से। तो देखिए इसमें क्या है, अब इसमें पॉपुलर पॉपुलर क्यों है ये, हमने बताया कि ये फास्ट एग्जीक्यूशन है क्योंकि यह मिडिल लेवल लैंग्वेज है ये। देखिए जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है, जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ये काफ़ी फास्ट होती है। काफ़ी फास्ट क्यों, क्योंकि इसमें कोई कंपाइलर नहीं यूज़ होता है, क्योंकि इसमें 0 और 1 होता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसमें हम कंपाइलर, असेंबलर का यूज़ करते हैं बहुत सारे। तो वहाँ से उसे कंपाइल करने के बाद जाता है ये हार्डवेयर के करीब। तो इसमें क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है। अब देखिए हम मशीन लेवल में कोड कर नहीं सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम कोड करते हैं तो वो पाइथन, जावा, C++ होता है। लेकिन जब हम सी में कोड करते हैं, तो ये इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस दोनों की क्वालिटी होती है, इसलिए इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ये मशीन लेवल लैंग्वेजेस से स्लो है, बट ये हाई लेवल लैंग्वेजेस से फास्ट है ये सी। तो इसलिए इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, इसलिए जो छोटे एयर अप्लायंस होते हैं, इनमें सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। और ये डायरेक्टली मैनिपुलेशन होता है इसका, इसमें कोई भी कंपाइलेशन, जैसे सी का कंपाइलेशन यूज़ किया जाता है। और रन डिफरेंट सिस्टम, हर एक सिस्टम चाहे जो हो, लिनक्स हो, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो हो, मैक हो, सब में ये रन हो जाता है इजीली, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया क्लियर कि सी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट क्यों है, इसीलिए इसे पढ़ा जाता है। सी लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप हुई उसे हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं, बात करते हैं हम फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्या होता है, अब देखिए हमने हिस्ट्री देख लिया, अब चलते हैं धीरे धीरे प्रोग्रामिंग की तरफ, कि हम कैसे प्रोग्राम को लिखेंगे, कैसे प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई हमें प्रॉब्लम मिला, उस प्रॉब्लम को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो फ्लो चार्ट हो जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि अगर हम किसी प्रोसेस को दर्शाते हैं,
कि हमने यहाँ से कुछ चीज़ें इनपुट लिया और यहाँ से हम कुछ चीज़ें प्रोसेसिंग किए, जैसे हमने कंप्यूटर सिस्टम में देखा था, यहाँ से हमने उसको कुछ प्रोसेसिंग किया, फिर उसको आउटपुट दे दिया। तो ये जो हमने ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन किया है, यही हमारा क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है। बस। अब देखिए क्या है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस और एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब हमने कैसे-कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसे अगर हम ग्राफ एरो के थ्रू कर देते हैं, तो वो होता है हमारा फ्लो चार्ट। और देखिए, हमने ऐसे थोड़ी है कि हर किसी के लिए हम रेक्टेंगल का ही यूज़ करेंगे। तो इसमें बेसिक हमारे जो रूल्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं कि इसके लिए इसी का ही यूज़ किया जाना है। तो जैसे-जैसे सिंबल क्या होता है, जैसे कि स्टार्ट और एंड। अगर स्टार्ट और एंड क्या है कि अगर हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो बिगिन होता है, जहाँ पर रुकते हैं, वहाँ पर एंड हो जाता है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इसके लिए हम करते हैं ओवल का यूज़। और प्रोसेस को दर्शाने के लिए जैसे कैलकुलेशन करते हैं हम कहीं पर, कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। और डिसीजन के लिए, डिसीजन जैसे येस या नो, येस या नो के लिए हम करते हैं डायमंड का यूज़ करते हैं। और इनपुट और आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमको कोई कोई चीज़ हो गया, जैसे कि हम किसी नंबर को यूज़र से इनपुट कराते हैं, कुछ चीज़ें आउटपुट देते हैं, रिज़ल्ट का रूप में प्रिंट करते हैं, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। और डायरेक्शन के लिए हम एरो का यूज़ करते हैं। फ्लो जैसे दर्शाते नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो इसके लिए हम एरो का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया। इसके आगे भी थोड़ा है, देख लेते हैं क्या है ये। यहाँ पे है देखिए नेम, यहाँ पे है उसका सिंबल, पेन चेंज करते हैं। और यहाँ पे इसका पर्पस, किस पर्पस के लिए किया जाता है इसका यूज़। तो नेम क्या है यहाँ पे इसका, टर्मिनल मतलब होता है कि टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल मतलब होता है कि लास्ट एज स्टेजेस पे। तो टर्मिनल हो गया यहाँ पे, तो इसका किया जाना है, ओवल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए स्टार्ट है, तो यहाँ पर ओवल का यूज़ किया जाएगा। एंड है, तो वहाँ पर ओवल का यूज़ किया जाएगा स्टार्ट और एंड पोजीशन पे। और यहाँ पर इनपुट और आउटपुट लेना हुआ तो पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कोई इनपुट आउटपुट नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पर नहीं किया गया। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर इनपुट किया जाना होगा तो पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर रेक्टेंगल का यूज़ क्या करेंगे, प्रोसेस को, जहाँ पर प्रोसेस हो रही होगी कोई चीज़ें, यहाँ पर प्रोसेस में है अभी चीज़ें, आ रही है, जा रही हैं, तो ये क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर हम रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। और डायमंड, डायमंड के लिए हम डिसीजन बॉक्स मतलब हम कोई डिसीजन जैसे चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ें दो से, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो क्या ये चीज़ें दो से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे कोई नंबर है n, तो क्या ये दो से डिविजिबल है कि नहीं है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम डायमंड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं, उससे कुछ डिसीजन आता है यस या नो, तो वहाँ पर हम डायमंड का यूज़ करते हैं। मेनली यही 4 जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, बाकी तो हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, बाकी देखिए फ्लो के लिए हम एरो का यूज़ करते हैं और कनेक्टर के लिए सर्कल का यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पर डबल साइडेड रेक्टेंगल है और फॉर लूप सिंबल के लिए होता है ये। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट के लिए, प्रिंट आउट के लिए यहाँ पर इस सिंबल का यूज़ करते हैं, जहाँ पर कहीं डॉक्यूमेंट निकल रहा होता है तो। ये जो स्टार्टिंग के जो 4 हैं, इन्हीं को हम यूज़ करके हम प्रॉब्लम को अपना सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे हम कर देते हैं। अब सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पर यहाँ पर था एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या ले लेते हैं, ऐड टू नंबर्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐड टू नंबर्स। जैसे हमें 2 नंबर्स को क्या करना है, पहले यूज़र से दोनों को इनपुट कराना है, फिर उसे हमें प्रिंट कर देना है दोनों का सम। तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता है कि स्टार्ट करना है हमें, तो स्टार्ट करने के लिए हम ओवल का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट पॉइंट पे हम ओवल का यूज़ करेंगे, स्टार्ट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे पैरेललोग्राम का यूज़, तो लेंगे यहाँ पे हम इनपुट, हम 2 नंबर्स लेंगे, तो ए ले लिए, फिर बी ले लिए। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो सम क्या है, एक प्रोसेस है, तो हम कर देंगे यहाँ पर प्रोसेस। प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे। एक हम सम वेरिएबल लेंगे और उसमें हम कर देंगे इसको इनिशियलाइज़। अ, देखिए एक सम एक वेरिएबल लेंगे और इसमें हम ए और बी की वैल्यू को हम असाइन कर देंगे। तो ये हो गया सम। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे किसको, सम को। तो यहाँ पर हमें आउटपुट देना है, तो हम करेंगे पैरेललोग्राम, यहाँ लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट किसका करेंगे हम आउटपुट, तो सम का आउटपुट दे देंगे। और यहाँ पे हम कर देंगे एग्जिट, तो हमारा ये हो गया प्रोग्राम यहीं पे एंड। ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट।
बस इतना ही सिंपल है फ्लो चार्ट। और यहाँ पर हम एरो का चिन्ह यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम एरो इसको बना देंगे। ये हो गया, ये हो गया हमारा बेसिक फ्लो चार्ट। यही होता है हमारा फ्लो चार्ट। तो ये रहा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग। क्योंकि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, तो ये रहा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या, आखिर ये ऐसे ही क्यों लिखा जाना है। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मेन क्या है। फिर ये प्रिंटफ और ये तो रिटर्न है, तो इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। देखिए, जो ये हैशटैग इंक्लूड है, इंक्लूड और एस टी डी ओ डॉट एच, देखिए ये जो स्टडी डॉट ओ एच है, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। तो ये एक लाइब्रेरी है, इसमें अगर हम प्रिंटफ का यूज़ करते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटफ का यूज़ करते हैं, और यूज़र से हम डाटा लेने के लिए हम स्कैनफ का यूज़ करते हैं। तो जो स्कैनफ और प्रिंटफ का हम यूज़ करते हैं, इन सभी का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एस टी डी डॉट ओ एच में होता है, क्योंकि ये हेडर्स फाइल है। अगर आप इसके लास्ट लेक्चर में देखे होंगे, तो जो लिंकर्स होता है, जो हमारे पास लिंकर होता है, तो जो लास्ट स्टेप होता है, जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होने से पहले क्या करता है, ये लिंकर्स लिंकर्स हमारे प्रोग्राम को और लाइब्रेरी को कनेक्ट करता है, ताकि वो हमारा प्रोग्राम समझ पाए कि प्रिंटफ का मतलब होता है कि इसे आउट करना है, स्कैनफ का मतलब होता है कि इसे यूज़र से डाटा लेना है। तो इन सभी का हम यूज़ तभी कर पाते हैं, क्योंकि इसे तो हमने तो बनाया नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल तो है नहीं। तो इसे पता कैसे चलता है कि इसका मतलब होता है कि प्रिंट आउट दे देना। तो जो हेडर्स फाइल है, तो ये हेडर्स फाइल में ही ये चीज़ें, इसकी लॉजिक लिखी हुई होती हैं, और इसका हम यहाँ पर केवल और केवल यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब यही होता है। अगर कुछ चीज़ें अगर हमको और ऐड करना होता है, जैसे कि अगर आप अभी तो केवल और केवल सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखे हैं, अगर आप जैसे स्ट्रिंग पढ़ने जाते हैं, तो स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंगीफाई का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी है, इसे हम मतलब हमेशा चेंज करते जाते हैं। अगर हमें एरे के ऑपरेशन, जैसे हम स्ट्रिंग को कैलकुलेट करने के लिए एसटीआर कॉनकैट करने के लिए हम लिखते हैं एसटीआर कैट, लिखते हैं एसटीआर एलन। तो होता है कि एसटीआर को हम लेंथ मापते हैं, जैसे स्ट्रिंग की लेंथ मापने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जस्ट एग्जांपल है, इसे लोड नहीं लेना कि ये क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ पर दूसरी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लाइब्रेरी, जितनी भी हम लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो वो कहीं न कहीं कहीं पर लिखी गई है, हम उसका यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें इंक्लूड करना होता है उसकी लाइब्रेरी को, ताकि जब हमारा कंपाइलर उसे समझ पाए, उसे प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट कर पाए। इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई कि हम यहाँ पर क्यों करते हैं। अभी इतना ही नहीं, अभी इसमें 3-4 और इंक्लूड करेंगे, जितनी भी हमें ज़रूरत होगी। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, हम एरे पढ़ेंगे, जितनी जहाँ-जहाँ भी हमें लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करेंगे, वहाँ-वहाँ हम इसको इंक्लूड करते जाएँगे। चाहे वो एरे हो, चाहे वो पॉइंटर्स हो, चाहे तो हमारा फाइल हो, फाइल सिस्टम हैंडलिंग हो गया, हर जगह पर हम एग्ज़ीक्यूट करते जाएँगे उसे, इंक्लूड करते जाएँगे। अब देखिए, ये हमारा है इंट मेन। ये इंट मेन क्यों यूज़ करते हैं? अगर हम चाहें तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली, ये जो हमारा यहाँ पर प्रोग्राम, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ है। देखिए, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, इसके बीच का मटेरियल मत देखिए अभी। ये हमारा जनरली फंक्शन का एक सिंटैक्स होता है, बेसिक सिंटैक्स। अगर आप फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, तो भी आपको पता होगा कि ये एक फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स यही होता है। चाहे आप सी प्लस प्लस में जाएँ, चाहे आप जावा में जाएँ, चाहे आप जावा स्क्रिप्ट में जाएँ, कहीं पर भी जो हमारा फ़ंक्शन का बेसिक सिंटैक्स होता है, वो यही होता है कि एक हमारा इसके सामने यहाँ पर लिखा होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन लिखा होगा, और यहाँ पर हमारा फ़ंक्शन नेम लिखा होगा, और यहाँ पर ओपन क्लोज़ ब्रैकेट होगा, जिसमें हम आर्गुमेंट पास करते हैं। अभी लोड नहीं लेना कि ये आर्गुमेंट क्या होता है। समझना है कि बेसिक जो सिंटैक्स होता है फंक्शन का, यही होता है। एक ओपन ब्रैकेट होगा, एक क्लोज़ ब्रैकेट होगा। यहाँ पर समझने वाली बात है कि इंट मेन क्यों लिखना है। तो देखिए, जो हमारा सी का जो कंपाइलर होता है, उसमें पहले से ही ये चीज़ें ऑलरेडी फिक्स कर दी गई हैं कि हमें स्टार्ट जो फंक्शन का जो प्रोग्राम का जो कंपाइलेशन स्टार्ट करना है, वो हमारा मेन से ही स्टार्ट होता है। चाहे आप ऊपर प्रोग्राम लिख दें, इधर इधर चाहे प्रोग्राम आप लिख दें खूब ढेर सारा, चाहे इसके नीचे ढेर सारा खूब प्रोग्राम लिख दें। जनरली हम कहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन, तो मेन से ही स्टार्ट होता है।
इसलिए यहाँ पर हम मेन लिखते हैं। चाहे जितनी बार हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम, तो ध्यान रहे कि एग्जीक्यूशन हमारा मेन से ही स्टार्ट होता है। ऊपर आप कुछ भी लिख दें, नीचे कुछ भी लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि आगे देखिए, जब वो जो पुराने ज़माने की जो पुरानी हमारी बी लैंग्वेज थी, C99 थी, उसमें अगर इंट का यूज़ नहीं करेंगे तो भी कंपाइलेशन आसानी से हो जाता था। लेकिन अब इंट लगाना ज़रूरी हो जाता है। ये रिटर्न टाइप बताता है कि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न क्या कर रहा है। जैसे ही हमारा रिटर्न ज़ीरो पे जाता है, रिटर्न क्या होता है, हमारा रिटर्न ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो क्या है, ये एक इंटीजर है। जैसे ही रिटर्न ज़ीरो पे जाता है हमारा फंक्शन, तो ये समझ जाता है कि ये कंप्लीटली हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। इसलिए यहाँ पर देखिए रिटर्न हम ज़ीरो लिखते हैं हमेशा। जब अगर रिटर्न ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो फंक्शन कंपाइल नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे हो गया ये रिटर्न, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि ये क्या है। जो हर एक प्रोग्राम की लाइन को एंड करने से पहले एंड पॉइंट पे हम ये सेमीकोलन लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि फुल स्टॉप, जैसे इंग्लिश में होता है ना फुल स्टॉप लगाते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब फुल स्टॉप होता है कि आप इसके आगे ये प्रोग्राम ये लाइन कंप्लीट हो गई है, आप अब सेकंड लाइन में जाइए। तो इसका लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आप हर लाइन में लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम एरर देने लगेगा। एरर से बात एक समझ में आई। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं और आप प्रोग्राम को लिखते हैं, तो जब आप इंक्लूड लिखते हैं, यहाँ पे आपने लिखा नहीं, ये देखिए, आप जब लिखते हैं इंक्लूड std.oh, तो इसी लाइन में एरर आएगा। पहले मैं पक्का बता दे रहा हूँ, अब इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि एरर क्यों आ रहा है। इसी लाइन में यही यही जो मैं रेड लगा रहा हूँ, इसी टाइप का एरर आएगा। खाली इतना ही लिखने में एरर आएगा, और वो आएगा, पक्का आएगा। दिक्कत ये होगा कि हम भी वही लाइन लिखे रहेंगे, हमारे में एरर नहीं होगा, और आप भी सेम लाइन लिखे रहेंगे और आपके में एरर होगा। ये घबराने वाली बात नहीं है, वो धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती है। हमको भी लगता था एरर क्यों आ रहा है, अभी तक हमको भी नहीं समझ में आया कि क्यों एरर आ रहा था। बाकी वो अब एरर ख़त्म हो गया है। अगर नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है आप में। देखिए, इसमें स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है, इसलिए ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है इसे हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी वर्ड्स होती हैं, जितनी भी कैरेक्टर होती है, तो उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं, और इसे डबल कोट्स में लिखा जाता है। प्रोग्राम रन कैसे होता है ये तो हमने बता दिया। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि कोई इमेज होता है तो आपको पता है कि डॉट जेपीजी में होता है वो, तो उसमें समझ में आता है कि ये एक इमेज है। डॉट पीएनजी होता है, तो आपको समझ आता है कि ये पीएनजी क्यों लिखा हुआ है। ये क्या है, एक इमेज का एक एक्सटेंशन है, डॉट जेपीजी में जा रहा है। तो इसी प्रकार से फाइल का भी एक्सटेंशन होता है सी लैंग्वेज का। तो ये डॉट सी होता है। डॉट सी मतलब होता है कि ये सी लैंग्वेज का ही फाइल है। और जैसे एच टी एम एल आप अगर आप पढ़ रहे होंगे तो डॉट एच टी एम एल होता है उसके लिए। और अगर आप सी एस एस पढ़ रहे हैं तो डॉट सी एस एस होता है उसके फाइल का एक्सटेंशन। उसी टाइप से ये सी लैंग्वेज का डॉट सी होता है। और इसमें क्या करता है, इसमें सी का कंपाइलर क्या करता है, इसे कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। तो इसे कंपाइल करता है कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। प्रोसेस देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। और इससे भी अच्छा हुआ है कि इसके पिछले लेक्चर में हमने पूरा डिटेल में कंप्लीट किया है कि किस प्रकार से हर एक ट्रांसलेटर कार्य करता है, और कैसे कंपाइलर, लोडर, लिंकर हर जगह पे अपने अपने रोल प्ले करते हैं, तब जा कर के हमारा आउटपुट आ पाता है। यहाँ पर बेसिक है, देख लेते हैं। जैसे हमारा सोर्स कोड होता है, जो हमने प्रोग्राम को रन किया है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये कंपाइलर कंपाइलर होता है जो कंपाइल करता है उसे। कंपाइलर से भी पहले एक प्री प्रोसेसर होता है जहाँ पर कोड क्लीन होता है। कोड क्लीन मतलब अगर आप कोड में कहीं पर कमेंट लिखे हुए हैं तो उसे वो हटाता है, और काफ़ी चीज़ें क्लीन करके इसके बाद ये देता है कंपाइलर को। कंपाइलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड ये जाता है ऑब्जेक्ट कोड में, जैसे लोडर, लिंकर, ये सभी होते हैं जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। इसके बाद जाता है ये सीपीयू में, यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है इसके बाद ये हमें आउटपुट शो करता है। ये होता है कंप्लीट प्रोसेस हमारे प्रोग्राम को रन होने का। तो प्रोग्राम तो हमारा अच्छे से रन हो गया है। अब देखते हैं हम आगे क्या है हमारा। आगे हमारा है सी लैंग्वेज का, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का। इसे हम देखते हैं कि कैसे हम इसे रन करेंगे। इसमें क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हमें एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है ऑन द स्क्रीन। तो हमें अपने स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। इसके लिए देखते हैं क्या इनपुट है, कुछ नहीं, इनपुट तो नहीं होगा इसके लिए। आउटपुट क्या होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसे प्रिंट करेंगे। देखिए, तो ऊपर हम वही लिखेंगे हेडर अपना फाइल, हैशटैग इंक्लूड लिखेंगे, उसे उसे आप लिख लेंगे, उसे हम नहीं लिख रहे हैं। हम चलते हैं इंट मेन से, जहाँ से हमारा प्रोग्राम रन होता है। इंट मेन में आते हैं।
यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स हर बार का होने वाला है। और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, तो जैसे हमने प्रिंट किया था तो वैसे हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे printf। यहाँ पर हम अपना जनरली लिखेंगे वही हेलो वर्ल्ड। ये तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड कॉमा करेंगे, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, और यहाँ पर हम डबल कोट्स लगाएंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है। और यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना ना भूलें, वरना एरर तो आएगा। अभी नहीं लगाएंगे तो बाद में लगाएंगे। यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न 0। ये हो गया हमारा, ये एक प्रोग्राम हो गया। बेसिक सिंटैक्स है, इसे हम रन करके देख लेते हैं क्या ये रन हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही हम हर बार लिखने वाले हैं। तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा इंट मैन, अपने पहले ऊपर अपने हेडर फाइल को इंक्लूड किया। यहाँ पर std.oh है, और यहाँ पर इंट मैन है, और यहाँ पर हमने प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड बैकस्लैश एन चाहे तो हटा भी सकते हैं। ये क्या हुआ, बैकस्लैश एन हटा सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लाइंस तो है नहीं, एक ही लाइन है, तो क्या बैकस्लैश एन लिखना। अभी ये प्रोग्राम हमारा अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसे करते हैं हम रन। यहाँ से भी आप जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे तो कंट्रोल एल्ट प्लस एन। अगर आप इस शॉर्टकट को भी अगर रन करेंगे तो भी रन हो जाएगी। हम यहाँ से रन करते हैं, और ये हमारा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड आ गया है। अभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए बात क्या है, ये पहले से ही प्रॉब्लम सॉल्व क्यों है, क्योंकि हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मेरी आवाज़ ही नहीं आई थी, आवाज़ कट गया था पूरा, तो हमको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी कोड तो आप देख रहे हैं, तो कोड को हम फिर से लिखेंगे। इससे अच्छा है कि आप लोग ऐसे ही समझ जाएं। तो देखिए क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम, कोर्स नेम और यूनिवर्सिटी नेम। इसमें क्या है, सिंपल सा है। जहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, वहाँ पर हम क्या क्या लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे एक बार ना अपना कोर्स नाम लिख देंगे। इसमें समझने वाली जो बात है हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक जगह पर है जो वहाँ जहाँ पर आपको समझने वाली बात है, अपना कोर्स नाम लिखेंगे, अपना यूनिवर्सिटी नेम लिखेंगे। एक जगह है जहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसे देखते हैं हम अगले पेज पे। क्यों हम इसे बोल रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसे हम चलते हैं अगले पेज पे, कि इसमें हम बैकस्लैश एन का यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एंड में लिख देते हैं बैकस्लैश एन। इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। अगर इस लाइन में ये आपका नाम अगर यहाँ पर शो हो गया, तो अगला जो आपका कोर्स नेम होगा वो अगले लाइन में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपने नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर रखा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन हमने लगा रखा है। और अगर अगला नाम अगर इसमें भी आप अगर आपने नेक्स्ट लाइन लगा रखा है, तो जो अगला यूनिवर्सिटी नेम होगा आपको नेक्स्ट लाइन में मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जो होता है बैकस्लैश एन लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल लाइन है, और मल्टीपल लाइन अगर सेम ही में आ जाएगा, सेम लाइन में आ जाएगा, तो आपको रीडेबल अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रिंट एफ हर बार लगाना है, और यहाँ पर बैकस्लैश एन लगाना है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए हमने यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है। तो चलिए दोनों तरीके से देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। पर्सनल डिटेल को प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए उसको, तो आपको फॉर्मेट में नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ है ना। यहाँ पर हम अपना डालते हैं नेम, तो यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट एफ में हम अपना नाम डालते हैं, राजकुमार ही नाम डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजकुमार हैं तो हैं भाई, और क्या लोगे। नहीं, ये क्या सजेशन आ रहा है, छोड़ देते हैं। देखिए ये सजेशन हमको क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आपका को पायलट ऑन रहता है और वो गिटहब से ऐड रहता है, और हमें नेक्स्ट लाइन प्रिंट करना है, और इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेंगे अपना बीटेक, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। सो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ। तो ये बार बार हमको हेलो वर्ल्ड का ही सजेशन दे रहा है, तो हम हेलो वर्ल्ड नहीं लेंगे इसका। अब हम चलते हैं इस प्रोग्राम को करते हैं रन। रन तो हो जाना चाहिए, और ये पूरा रन हो गया। देखिए फॉर्मेट में है राजकुमार, उसके बाद बीटेक सीएससी और गोरखपुर एमएमयूटी गोरखपुर, ये हमारा रहा यूनिवर्सिटी नेम। हमारा तीनों चीज़ें अच्छे से प्रिंट हो गई हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे क्या है हमारा, राइट अ सी प्रोग्राम टू रीड टू इंटीजर्स एंड प्रिंट देयर सम। कि हमें दो इंटीजर्स को पहले रीड करना है, रीड मतलब होता है कि यूज़र से हमें लेना है, उसके बाद उसका हमें सम प्रिंट करना है उन दोनों का। तो इसमें क्या होगा लॉजिक, जैसे हमने इसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ था ऐड टू नंबर्स का, तो सेम वही प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए इनपुट क्या होगा हमारा, दो इंटीजर्स यहाँ पे है, और आउटपुट क्या आना चाहिए, उसका सम आना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे अगले पेज पे इसका लॉजिक। देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। कि वेरिएबल क्या होता है, इसे हम
नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी यहाँ पर थोड़ी जितनी ज़रूरत है हम बता देते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। देखिए इंट मेन जो ये हमारा पहला है, जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, और हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे इंट। इंट में हम करेंगे ए बी और उसका सम, क्योंकि हमें इंटीजर ही मिलने वाला है, और यहाँ पर हम लगाएंगे अपना सेमीकोलन। देखिए इंट क्या है, इंट एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप हमें एक्सप्लेन करता है कि जो हमने वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएबल ए है, वेरिएबल बी है, वेरिएबल सम है हमारा, ये तीनों वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या होते हैं इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अच्छे से किए हैं। बस यहाँ पर समझ लीजिए वेरिएबल मतलब बॉक्स होता है जिसमें ये सारी की सारी वैल्यू स्टोर रहेंगे। तो इसमें 3 वेरिएबल है, तो इसमें 3 बॉक्स होगा, ए का बॉक्स ये होगा, बी का बॉक्स ये होगा और सम का बॉक्स ये होगा। और तीनों बॉक्स सेम होंगे क्योंकि इंट का जो साइज़ होता है वो 4 बाइट का होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सम बड़ा लिखा हुआ है तो इसका बड़ा बॉक्स होगा, वैसे बड़ा बन चुका है हमसे, लेकिन ये भी सेम साइज़ का होगा यहाँ पे। और इसमें क्या चीज़ें स्टोर होंगी वो बताता है हमारा डेटा टाइप, कि इसमें इंटीजर ही केवल स्टोर होगा। और ये वेरिएबल कहाँ पे होता है? तो वेरिएबल हमारा मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है। देखिए ये होता है हमारा मेमोरी। मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैम, रोम। तो ये हमारा रैम होता है, क्योंकि जितने भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो रैम होता है, जो जो टेम्परेरी होता है, तो वो टेम्परेरी स्टोर करता है ये डाटा को। तो यहाँ पर हमारा रैम का यूज़ हो रहा होता है, तो जो भी हमारा डाटा ये स्टोर हो रहा है, ये सभी चीज़ें तो रैम में स्टोर हो रही हैं। एक मेमोरी है, मेमोरी के अंदर वेरिएबल है बॉक्स टाइप का, और बॉक्स के अंदर ये सभी डाटा हमारा स्टोर होता है। ये हमारा ए है, ये बी है, ये हमारा सम है। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल को क्या किया है, यहाँ पर केवल और केवल डिक्लेयर किया हुआ है वेरिएबल को। अभी इसको हमें क्या करना है, उसको इनिशियलाइज़ करना है। इनिशियलाइज़ तब होंगे जब इसकी वैल्यू को हमने इसे असाइन करना है। तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, पहले हम प्रिंट कर देते हैं ताकि उसको पता हो जाए कि एंटर टू नंबर्स, एंटर्स टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स। तो अभी क्या करेगा, यूज़र टू नंबर्स को एंटर करेगा, तो अभी हमको उसको स्कैनफ लगा करके उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा। एक सेकंड, पहले थोड़ा सा इसे हम और थोड़ा नीचे लिखते हैं। उसके बाद हम स्कैनफ करेंगे यहाँ पे, स्कैनफ। और स्कैनफ में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए अब ये भी एक नया चीज़ है कि यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि हर एक डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और इसका जो इंट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये परसेंट डी है। अभी हर एक डाटा टाइप का आपको पता चल जाएगा अगले लेक्चर में। बाकी इसका समझते हैं कि ये परसेंट डी होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो। और यहाँ पर हम हर एक वेरिएबल को स्कैन, स्कैन मतलब होता है डाटा को स्टोर करने से पहले हम एम परसेंट लगाते हैं। एम परसेंट क्या होता है कि ये एड्रेस को बताता है। ये क्या है, आप इसे देखेंगे तो इसे होता है ये एड्रेस। ये एड्रेस क्या चीज़ होती है कि हमें बताती है कि जो ए की वैल्यू आप दे रहे हैं ना, वो ए की वैल्यू स्टोर कहाँ पे होगी, तो ए की वैल्यू ये एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए कहाँ पे है, तो यहाँ पे है एड्रेस ऑफ ए। तो जो वैल्यू आप देंगे वो स्टोर कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो जैसे ही वैल्यू इसमें स्टोर हुआ तो इसे बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। हमने यहाँ पर जैसे ही उसका नामकरण कर दिया तो ये डिक्लेयर हो गया, और जैसे ही हमने इसमें वैल्यू दे दिया तो ये इनिशियलाइज हो गया। इसे वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इसे हमने अगले लेक्चर में अच्छे से कवर किया है। बाकी सारी चीज़ें जहाँ हो वहीं समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ें अगर हम बोल देंगे कि अगले लेक्चर में पढ़ाए हैं, तो अगले लेक्चर में हम थोड़ी जाएँगे देखने, अभी हमको यहाँ समझ में आना चाहिए। तो इतना चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम लगाएँगे फिर से एम्परसेंड, फिर से बी लिखेंगे कि ये चीज़ें अब कहाँ, ए तो स्टोर हो गया ए में, अब बी कहाँ स्टोर होगा, बी में स्टोर होगा। अभी हमारा सम बचा हुआ है, ये दोनों तो स्टोर हो गए। अब जब दोनों हमारे वैल्यू आ गए तो हमको इनका सम रिटर्न करना है। तो फिर से हम करेंगे यहाँ पर सम। और ये है हमारा असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हों इस बॉक्स में डाल दो, मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें हों इस बॉक्स में आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, एक सेकंड, यहाँ पर लिखने वाले हैं हम ए, छोटा ए है, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू इसमें आप डाल दे दीजिए। तो ये जो हमारा सम नाम का बॉक्स है, इस सम नाम के बॉक्स में क्या आएगा, हमारा ए आएगा प्लस बी आएगा, और जो ए प्लस बी की वैल्यू रहेगी वो इसमें आकर के स्टोर हो जाएंगी, क्योंकि एम परसेंट है ये असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट का मतलब ही होता है कि जो वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है उसका हमें स्टोर करके इस वाले वेरिएबल में कर देना है। अब सिंपल सा, जब हमारे सम में आ गई वैल्यू तो हमें इसे क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो हम लिख देंगे प्रिंट एफ, और हम यहाँ पर लिखेंगे सम, ताकि थोड़ा सा फॉर्मेट में रहे, सम इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे हम परसेंट डी
और हम कर देंगे यहाँ पर सम को रिटर्न, और फिर हम कर देंगे यहाँ पर रिटर्न, रिटर्न क्या कर देंगे 0, और हम इसको कर देंगे क्लोज। ये हमारा हो गया कंप्लीट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को अब हम चलते हैं वीएस कोड में इसे रन करते हैं। इंट ए कामा बी कामा सम। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इंटर टू नंबर्स, तो ये भी ठीक है, इंटर टू नंबर्स भी हम अगर यूज़र्स को दे देंगे तो वो टू नंबर्स आसानी से एंटर कर सकता है। अब हम दोनों नंबर्स का क्या करेंगे, हम स्कैन करेंगे। स्कैन मतलब होता है उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए ये हमारा है %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जितने हमारे पास जितने डाटा को हमें एक्सेस करना होता है, जितना हम यूज़र से जितने डाटा को लेना होता है, उतनी बार हम %d लिखते हैं। जैसे ए के लिए हमने यहाँ पर लिखा %d, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और बी के लिए हमने अलग से लिखा। अगर बी कुछ और डाटा टाइप का होता तो यहाँ %d ना लिख करके कुछ और ही लिख रहे होते हम। उसके लिए हम जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे हमें आता जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही बार में हो जाती हैं, धीरे धीरे सीखेंगे हम। और फिर हमने यहाँ क्या किया, ए प्लस बी की वैल्यू को हमने सम में असाइन कर दिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, सम को हम रिटर्न कर देंगे। तो हम सम को करते हैं यहाँ पे प्रिंट। तो हमने किया सम ऑफ द टू नंबर्स ए एंड बी आर दिस 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 एंड दिस। तो ठीक है, ये काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बाकी फॉर्मेट में है। देखिए इसका मतलब क्या होगा, द सम ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से हो गए, पहला ए है दूसरा बी है। तो यहाँ पर %d लगाया गया है ए और बी के लिए ही। तो यहाँ पर होगा ए और बी के लिए, तो यहाँ पर हो गया। और इसका जो हमारे पास सम है वो इतना है, इतना इन द सेंस जो सम आएगा हमारा वो होगा। इसका मतलब यही है। ये लिखने का सिंटैक्स है कि आपको थोड़ा और अच्छे से दे दिया एक्सप्लेन करके कि जो दो नंबर्स का सम इतना है, बस इसका इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम करते हैं सेव। रिटर्न हमने 0 पहले से ही किया हुआ है। जब आप \n लिखते हैं तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि ये नेक्स्ट लाइन में क्यों लिखा गया है, बट वो हो जा रहा है तो क्या करें। अब इसे करते हैं रन, और हम करते हैं दो नंबर्स को एंटर, देखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम अच्छे से चल पाता है कि नहीं। तो एंटर टू नंबर्स, तो पहला नंबर हम करते हैं 4, और फिर हम ओके 4 वहाँ पर एंटर हो रहा है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करेंगे हम 4, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, फिर करेंगे 5, फिर करेंगे एंटर। तो यहाँ दिया है सम ऑफ 4 एंड 5 इज़ 9। यहाँ पर ये इस थोड़ा फॉर्मेट में दिया है, इस फॉर्मेट में कि जो हमारा सम दिया हुआ है 4 और 5 का सम इज़ 9। अब चलते हैं हम अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है, प्रॉब्लम को ही तो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है कि देखिए यहाँ दिया है कि फ्लो चार्ट हमको बनाना है, जो हम पीछे बनाए हैं। मेक अ फ्लो चार्ट टू नंबर्स एड, हमको दो नंबर्स को ऐड करना है और उसे डिस्प्ले देयर रिजल्ट। तो हमने इसको अभी बनाया है, ये दो नंबर्स को हमने इनपुट लिया, फिर उसको हमने स्टार्ट किया, इनपुट लिया था, फिर उसके बाद में हमने एक सम नाम के वेरिएबल में इनिशियलाइज किया था, और फिर उसको हमने आउटपुट दिया था। तो इसे हम पहले से ही कर चुके हैं, बाकी ये होमवर्क नहीं है, ये करा हुआ है। बाकी अगर आप फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो इसे होमवर्क में लिख दे रहे हैं, इसे आप फिर से बनाइएगा घर पे आसानी से बैठ करके। अब हम चलते हैं इस पे, ये क्या है देखते हैं। ड्रा अ फ्लो चार्ट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द टू नंबर्स। देखिए दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का लार्जेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें जो प्रिंट आउट देना है हमेशा हमें लार्जेस्ट नंबर का देना है, कि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो चलिए अब हम कंसेप्ट समझते हैं कि लार्जेस्ट नंबर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा अच्छा सा ओवल करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे स्टार्ट, हमने स्टार्ट किया, दो नंबर्स को हमने इनपुट लिया, तो इनपुट के लिए हम करेंगे यहाँ पर पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पर लेंगे इनपुट, इनपुट में हम लेंगे ए और बी को, दोनों हमने इनपुट लिया। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बड़ा है, मतलब लार्जेस्ट कौन सा है। तो इसके लिए हम करेंगे डायमंड, डायमंड के लिए हमने इस तरीके से बनाया, और हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़, कंडीशन है हमारा क्या बड़ा ए है या बी है। तो इफ़ करेंगे, अगर इसको भी गायब कर देते हैं, मान लेते हैं कंडीशन चेक हुआ कि ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा हुआ यस आएगा तब। तो अगर यस आ गया, हो गया कि ट्रू हो, यस आ गया या फिर ट्रू हो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा ए ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम प्रोसेस में क्या लिखेंगे, ए इज़ ग्रेटर, तो हमारा होगा ए इज़
ग्रेटर, अगर ए ग्रेटर है, एक सेकेंड, अगर ये हमारा ए ग्रेटर है तो यहाँ पर जो प्रिंट होगा तब तो ए ही हो जाएगा। अगर नो हुआ तो इस बात को फॉलो करता हुआ आएगा। अगर हमारा फॉल्स हुआ, ट्रू हो गया या फिर फॉल्स हो गया। अगर हमारा फॉल्स हुआ तब तो हमारा सिंपल सा बात है कि अगर ए बड़ा नहीं है, अगर ए बड़ा नहीं है तो कौन सा बड़ा होगा, तो फिर बी बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ए नहीं हुआ तो बी ही होगा, और क्या। फॉल्स हुआ तो बी इज़ ग्रेटर, तो बी इज़ ग्रेटर चाहे तो बी इज़ लार्जेस्ट, कुछ भी बोल दें, बी इज़, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, बी इज़ लार्जेस्ट। तो दोनों में से किसी एक ही पाथ को ये आएगा हमारा पाथ, ये हुआ। देखिए चाहे ये इस पाथ से आए हमारा प्रोसेस, चाहे इस पाथ से आए, दोनों में से किसी एक से आएगा। और हमें यहाँ से कर देंगे प्रिंट आउट। प्रिंट आउट क्या कर देंगे, सी आउट करेंगे, यहाँ से आउटपुट, आउटपुट कर देंगे ए इज़ लार्जेस्ट चाहे तो बी इज़ लार्जेस्ट, जो भी होगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि चाहे ये कंडीशन रन हो चाहे ये कंडीशन हो, सी आउट लार्जेस्ट। और यहाँ पर हम कर देंगे इसको इंड। तो इस प्रॉब्लम को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ये रहा हमारा ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। अब हम देखते हैं इसे, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या मिलेगा। अब हमें हमको लेंथ मिलेगा और विड्थ मिलेगा, और हमको एरिया आउटपुट देना है। यहाँ पे है ना कि हमें इनपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर दिया रहता है, आउटपुट क्या देना है यहाँ पे है। तो हमें लेंथ और विड्थ मिलेगा, और यहाँ पर हमको जो एरिया है उसे प्रिंट आउट करना है। तो चलिए अभी हम इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम वही अपना लिखेंगे इंट मेन, क्योंकि हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंट मेन करेंगे, और हम देखिए साइड हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स में हो, तो इसके लिए हम फ्लोट का यूज़ करेंगे। तो फ्लोट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि समझिए बात, क्योंकि फ्लोट के बारे में आपको उतना जानकारी है नहीं, क्योंकि हमने इंट के बारे में अच्छे से नॉलेज लिया है, तो हम इंटीजर का ही यूज़ करेंगे। तो इंट हमारा लेंथ के लिए मान लेते हैं एल हो गया है, विड्थ के लिए वी हो गया है, और जो हमारा एरिया है उसको हम एरिया ही रख लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल ही तो है, कुछ भी रख लेते हैं, एरिया हो गया है। और हम एंटर करा लेंगे। तो पहले हम प्रिंट एफ करेंगे कि आप एंटर करिए टू साइड्स, ये भी लिख सकते हैं चाहे तो। पहले फर्स्ट लिख देंगे कि इंटर योर लेंथ, इंटर योर विड्थ, ऐसे लिखें, और शॉर्ट फॉर्म में लिखना रहेगा तो हम लिख देंगे एंटर टू साइड्स, एंटर, इतना काफ़ी है, इसे हम कर देंगे क्लोज, और यहाँ पर लगा देंगे सेमी कॉलन। और हम यहाँ पे स्कैन एफ करेंगे, अब फिर से स्कैन एफ करेंगे। स्कैन एफ में हम क्या करेंगे, फिर से हम वही लगाएंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, परसेंट डी डबल कोट्स में करेंगे, और फिर हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। देखिए 2 बार हमने क्यों लगाया, आपको पता होगा 2 बार क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास लेंथ भी है, विड्थ भी है, और हमको दोनों को लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंट एल कॉमा एम परसेंट बी, और हम दोनों को करके कर देंगे हम यहाँ पर सेमी कॉलन। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो पक्की बात है एरर आनी है, और इसमें काफ़ी लोग पहले गलतियाँ करते हैं कि भूल जाते हैं हर बार। और फिर उसके बाद क्या करना है हमें, एक हमें एरिया नाम के वेरिएबल में इस दोनों को क्या कर देना है, स्टोर कर देना है। हमने पिछली बार सम को स्टोर किया था, सम में एरिया को स्टोर करना है। तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। इतना तो सबको पता ही होगा यार, ये झूठी में लिख दिया। और इसमें हम क्या लिखेंगे, एल इंटू बी, इनको हमने किया स्टोर एरिया में, और इसको हमने कर दिया प्रिंट यहाँ पे। अभी ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, अभी आपको थोड़े धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है। अगर काफ़ी इजी लग रहा है तो भी करिए, क्योंकि स्टार्ट इजी से करेंगे, उसके बाद अभी ऐसे ऐसे सवाल हो गया, आप देखेंगे अभी। इसमें हम करेंगे परसेंट डी, और हम कर देंगे एरिया को प्रिंट। यहाँ पर हम करेंगे एरिया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये प्रिंट, और फिर हम रिटर्न कर देंगे ज़ीरो को, रिटर्न ज़ीरो, और हम इसे कर देंगे क्लोज। क्योंकि देखिए जो हम ब्रैकेट को क्लोज किए रहते हैं, ओपन किए हैं, वहाँ कभी न कभी उसको हमको क्लोज करना होता है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जो समझने वाली लाइन थी कि यहाँ पर हमें 2 बार एम परसेंट का स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, और एम परसेंट, क्योंकि यही थोड़ा गलती होती है हमसे कि हम हर जब हम स्कैनफ कर रहे होते हैं तो एम परसेंट भूल जाते हैं वेरिएबल के। तो हर एक वेरिएबल के पहले हमें पर एम परसेंट का यूज़ करना ही करना है।
जबकि हम प्रिंट आउट करते समय एम्परसेंड का यूज़ नहीं करते हैं। ये भी देखिए, यहाँ पर हम प्रिंट आउट कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एम्परसेंड का यूज़ नहीं करते हैं। जबकि हम अगर स्कैनफ अगर कर रहे होते हैं एरिया का भी, तो भी हमें एम्परसेंड का यूज़ करना ही होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, और इसमें हम नोट में ऐसे स्टार बना देते हैं अच्छे से कि ये है हमारा एम्परसेंड, और इस पे हम कर देते हैं स्टार, ताकि आपको याद रहे ये। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड में और निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इंट ये इसे रहने ही देते हैं यहाँ पे, इंटर योर टू नंबर्स, तो ये भी सही है। इसे हम यहाँ तक करते हैं डिलीट। यहाँ टू नंबर्स की जगह पर हम लिख देते हैं टू साइड, और हम लिखते हैं टू साइड्स। टू साइड्स हो गया, और यहाँ पर हम निकालते हैं एरिया, और यहाँ पर हम एल और बी कर देंगे, इंट एल कॉमा बी कॉमा एरिया। ओहो, पॉइंट हो गया, यहाँ कर देंगे हम एरिया, और टू साइड, और यहाँ पर हम दोनों साइड्स को हम लेंगे एंटर। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ दिस 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 एंड दिस। तो अभी ये सही दे रहा है, को पायलट है। आप लोग अपने से लाइन बाय लाइन कोड करिएगा। इसमें क्या है देखिए, इसको थोड़ा सा हम लाइन को कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया, दोनों को परसेंट डी एम परसेंट एल और एम परसेंट बी दोनों को हमने एंटर कराया, ये दोनों स्टोर हो गए वेरिएबल्स में, वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। अब एरिया जो है, एरिया में हमको हमें हमें एल इंटू बी की वैल्यू को स्टोर करना है। तो जो एल इंटू वी की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू का जो मल्टीप्लाई है, हमने एरिया में ले जा करके इसे स्टोर कर दिया। अब जो हमने लिखा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ कितना है हमारा, इसे हम बैकस्लैश एन हटा ही देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें मल्टीपल लाइंस को प्रिंट करना रहता तब हमें इसको लगाएं तो ठीक है। अभी हमें एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं और इसमें हम लगा दें, तो एरिया इज़ दिस, द रेक्टेंगल इज़ दिस। इस तरीके से हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए हम पहले प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि रन होता है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, हर बार रन हो रहा है, इस बार भी रन होगा। तो चलिए हम रन किए, यहाँ पर अपना फर्स्ट साइड एंटर करते हैं, मान लेते हैं हम 5 एंटर किए, और फिर एंटर किए हम 6, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 30। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम पे। इसके पहले हम इसे कर देते हैं क्लियर। ड्रा द फ्लो चार्ट, चेक वेदर नंबर इज़ इवन और ऑड। देखिए इस नंबर को इवन और ऑड का जो हमारा कंसेप्ट है, इसमें हमें एक फ़्लो चार्ट ड्रॉ करनी है। तो फ़्लो चार्ट तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही ईज़ी है। यहाँ पे क्या है कि केवल एक ही तो कंडीशन चेक करना है, 2 से डिवाइड करना है, चेक करना है कि अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वो इवन होगा, अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है तो वो ऑड होगा। सिंपल सा है, इसे हम देख लेते हैं इस पेज पे। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं स्टार्ट, यहाँ पर हम लिखते हैं स्टार्ट, और हम एक नंबर लेते हैं, एंटर अ नंबर। तो नंबर मान लेते हैं कि एंटर जो इनपुट हमने कराया है वहाँ पर इनपुट किया हमने n, और इसको हम चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिसीजन बॉक्स आएगा। तो डिसीजन बॉक्स, थोड़ा सा डिसीजन बॉक्स हमारा डिसीजन में गड़बड़ा गया, ये रहा हमारा डिसीजन बॉक्स। और हम क्या करेंगे, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 से अगर डिवाइड हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू हो जाएगा ये। अगर ये ट्रू हो गया, अगर ये फॉल्स हो गया, 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। तो अगर ये ट्रू हो गया तब तो ये इवन आएगा, अगर ट्रू नहीं हुआ तो ये ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा इवन, यहाँ पर होगा ऑड। तो इन दोनों को हम कर देंगे यहाँ से सी आउट, यहाँ से कर देंगे हम आउट करेंगे, यहाँ से हम, ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा इंड। इसे आप आसानी से कर सकते हैं, ये तो काफ़ी इजी लेवल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करना है। मेन तो यही है, जो हमारा मेन इसमें टास्क था वो था ये, कि हमें 2 से डिवाइड करके चेक करना है कि वो इवन है या फिर ऑड है। अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम क्या है, ये भी हमने इसको होमवर्क में दे रखा है, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर। तो इसमें क्या है देखिए, मेन लॉजिक क्या है इसका, हमने शायद लॉजिक डिस्कशन किया था, तो नहीं नहीं किया है। इसको होमवर्क में डिस्कशन कर लेंगे कल अगले लेक्चर में। देखिए इसका मेन लॉजिक हम क्लियर कर देते हैं कि अगर किसी का हमको स्क्वायर रिटर्न करना है,
समझिए बात को। अगर हमें इसकी शुरुआत करना है, तो हम जैसे अगर हमने ए लिया है, कोई मान लेते हैं कोई नंबर है ए, तो हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू ए कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर एरिया लिख रहे थे, वहाँ एरिया ना लिख करके स्क्वायर लिख देंगे, और हम एक वैल्यू और इनिशियलाइज़ कर लेंगे क्यूब नाम से। तो एक क्यूब लिख देंगे, तो ए इंटू ए 3 बार कर लेंगे हम इसको। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्यूब हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो इसे हम डिस्कशन कर लेंगे। और बाकी हमको नहीं लगता प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक ही है जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। बाकी मेन लॉजिक हमने क्लियर कर दिया कि सेम वही करना है। स्टार्टिंग में हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम 3 वेरिएबल ले लेंगे। इंट यहाँ से लेंगे, इंट ले लेंगे हम ए, स्क्वायर और क्यूब, 3 वेरिएबल ले लेंगे। और तीनों वेरिएबल को हम ए को स्कैन कर लेंगे, और स्कैन करने के बाद इसमें स्टोर हो जाएगा। तो हम स्क्वायर कर लेंगे ए इंटू ए से, और क्यूब निकालना हुआ तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इन दोनों को हम एक बार क्या कर देंगे, प्रिंट आउट कर देंगे। स्क्वायर को एक बार प्रिंट आउट कर देंगे, क्यूब को। दोनों वैल्यू हमारी प्रिंट आउट निकल जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप इसे कर लेंगे आसानी से। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, तो चैनल को सपोर्ट करें। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।